गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसमें हम लोगों ने मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती, सबसे पहले तो हमने क्लास 7th में मेटल और नॉन मेटल के बारे में क्या पढ़ा कि मेटल किसे कहते हैं, नॉन मेटल किसे कहते हैं, ये समझा था। इसके बाद हमने स्टार्ट किए थे टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, जिसमें मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनके एक्सेप्शंस के बारे में बताया था। लाइक हार्डनेस की मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे मेटल होते हैं जिनमें जो हार्डनेस होती है ज़्यादा नहीं होती, वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम उन्हें नाइफ से कट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने स्टेट की बात करी थी कि जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट कंटेन करते हैं, वो सॉलिड स्टेट के होते हैं। लेकिन एक मेटल है हमारे पास जिसका नाम है मरकरी। मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट ना होकर के लिक्विड स्टेट होता है। आप लोगों ने इसका एग्जांपल देखा होगा थर्मोमीटर में, जो मरकरी फिल होता है वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट होता है। कंडक्टिविटी की बात करी थी हमने, तो जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को और हीट एनर्जी जो होती है उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या कर पाएँ, कंडक्ट कर पाएँ। बट इसमें भी एक छोटा सा एक्सेप्शन आता है। एक मेटल होता है जिसका नाम है लेड, इसका सिंबल होता है Pb, और ये बाकी मेटल्स की तरह बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, मीन्स इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे और ये अभी तक की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। आज स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो सबसे पहली आज की मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी है सोनोरस। दे आर सोनोरस इन नेचर। हाँ, सोनोरस से याद आया, मैंने दो और प्रॉपर्टी आपको बताई थी, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। कि हम मेटल्स को जो है अगर हैमर से बीट करेंगे, हथौड़े से मारेंगे, तो ये टूटते नहीं हैं, ये पतली शीट्स यानी थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मैंने एग्जांपल बताया था, एल्युमिनियम फॉयल है, सिल्वर फॉयल है, गोल्ड फॉयल है, इसके अलावा जो आयरन वगैरह की शीट्स आती हैं, ये सब क्या होता है, ये सब शो करता है कि हमारे जो मेटल्स हैं वो मेलेबल होते हैं, यानी कि उनको हैमर से बीट करने पर वो ब्रेक नहीं होते हैं। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी जो डक्टिलिटी थी, डक्टिलिटी का मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, मेटल्स की हेल्प से वायर्स, मतलब मेटल्स को हम वायर फॉर्म में ड्रॉन कर सकते हैं। उनको खींचेंगे तो उनके तार हमें जो है मिलते हैं। और इसके एग्जांपल हैं जैसे हमारे कॉपर वायर हैं, सिल्वर वायर हैं, आयरन भी हमें वायर के फॉर्म में मिलता है, एल्युमिनियम वायर आते हैं हमारे मार्केट में, जिसमें से सिल्वर और कॉपर वायर दे आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे टॉप पर सिल्वर होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पर कॉपर वायर आता है। इसीलिए हम जो अप्लायंसेस वगैरह लाते हैं उनमें कॉपर वायरिंग देखते हैं। सिल्वर तो नहीं देख सकते क्योंकि वो क्या है, बहुत कॉस्टली है। अगर उससे बना हुआ कोई अप्लायंस होगा, जाहिर सी बात है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, बट सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड आफ्टर दैट वी हैव कॉपर विच इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वी कैन ड्रॉ द wire from the metals, and this property of a metal is known as ductility. So we can say that the metals are ductile in nature. Now the next property is sonorous. Sonorous का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्रॉपर्टी का मैं नाम लिखता हूँ। सोनरस का मतलब है कि आप जब क्या करोगे, मेटल्स को बीट करोगे, जैसे आपने मेटल्स को आपस में स्ट्राइक किया, स्ट्राइक ऑन मेटल will produce sound। अगर आप क्या करोगे, मेटल को स्ट्राइक करोगे तो इसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी कि ये सोनोरस होते हैं। सोनोरस होने का मतलब भी होता है सोनोरिटी होना, यानी कि उनको बीट करने पर या स्ट्राइक करने पर, मेटल की सरफेस को स्ट्राइक करने पर उसमें से आवाज़ निकलती है। और ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। और इसी की वजह से जो हमारे रिंगिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो रिंग करते हैं, जो बजते हैं, वो हम किससे बनाते हैं, मेटल्स से बनाते हैं। तो ये थी हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में भी हमें इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारे नॉन मेटल में, मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। तो मेटल्स तो जो होते हैं वो तो मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ना तो मेलिएबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं। तो मतलब ये क्या होते हैं, नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल। आप अगर कोई नॉन मेटल है, फॉर एग्जांपल आप कार्बन को ले लो, कोल जो है कार्बन से बना होता है, इसको अगर आप हैमर से बीट करोगे, स्ट्राइक करोगे, तो ये टूट जाता है।
ये शीट्स में कन्वर्ट नहीं होगा। और आप सोचो कि आप कोल के वायर बना लो तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो। इट मीन्स कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो ना तो मैलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं, और अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से मैंने कहते हैं कि दे आर नॉन मैलिएबल नॉन डक्टाइल। बट इनकी जो प्रॉपर्टी है हैमरिंग करने पर, यानी कि हैमर से मारने पर टूट जाने की इनकी जो प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटल का मतलब होता है टूट जाना, और ब्रिटलनेस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर आप हैमरिंग करोगे तो जो सब्सटेंस है वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। प्रॉपर्टी होती है हमारी ब्रिटलनेस की। इसके बाद हम इसकी स्टेट की बात करें, अगर स्टेट में नॉन मेटल्स की जो स्टेट होती है, जनरली ऑल नॉन मेटल्स आर इन गैसियस स्टेट। ये जो है गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और क्या कहते हैं आपका कार्बन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, क्लोरीन है, या आपके जो नियॉन है, हीलियम है, ये सब भी गैसेस होती हैं। तो नॉन मेटल जो होते हैं जनरली गैसेस होते हैं। कुछ नॉन मेटल जो हैं ये हमारे सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। केवल एक ऐसा नॉन मेटल, जैसे मेटल्स में हमने पढ़ा था कि एक मेटल था जो लिक्विड स्टेट में होता है, उसका नाम है मरकरी। वैसे ही नॉन मेटल्स में भी एक एक्सेप्शन है कि एक नॉन मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और वो होता है ब्रोमीन। लिक्विड स्टेट में क्या पाया जाता है, ब्रोमीन। इसका सिंबल होता है Br। इसको ब्रोमीन वाटर कहते हैं, जो कि रेड कलर का लिक्विड होता है, उसमें से रेड फ्यूम्स बाहर आ रही होती हैं, और ये एक वेपराइजेबल लिक्विड है, यानी कि अगर आप इसको हीट करोगे तो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा ये सॉलिड और गैस, मेनली ये गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेट इनकी जो होती है वो मेनली गैस होती है। कुछ जो होते हैं हमारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे सल्फ़र है, फॉस्फोरस है, और इसके अलावा बाकी जितने भी होते केवल एक, जितने भी नहीं, केवल एक जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, एंड दैट इज़ ब्रोमीन। इसके बाद बात करते हैं हार्डनेस की। जैसे मेटल्स में हमने कहा था कि जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं नेचुरली, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेटल्स के कंपैरिजन में इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा कि ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं, गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और इस वजह से इनमें इतनी ज़्यादा हार्डनेस नहीं होती। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, हार्डनेस में एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है एक एलोट्रॉप का। कार्बन का एक एलोट्रॉप है, नाम है डायमंड। डायमंड जो है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मतलब ये एक नॉन मेटल है, लेकिन अर्थ पर पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। जनरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दे आर नॉट हार्ड, बट देयर इज एन एक्सेप्शन विच इज़ डायमंड। इसके बाद इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पर कोई सॉलिड जो है वो मेल्ट होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पर कोई लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है। तो मेटल्स का तो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता था वो हाई होता था, क्योंकि मेटल जनरली सॉलिड स्टेट में होते थे। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, क्योंकि पहले से ही गैसेस स्टेट में, इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, लो होता है। इसमें भी वही एक एक्सेप्शन है कि जो कार्बन है, क्योंकि कार्बन का जो एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, ये सब एक ऐसे स्टेबल एलोट्रॉप होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। इसके बाद इनमें लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें, सोनोरस। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन सोनरस होते हैं, यानी कि इनको बीट करने पर, इनको स्ट्राइक करने पर साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। तो ये थी कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे हमने मेटल्स में पढ़ी थी वैसे ही नॉन मेटल्स की ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं। आई होप कि आप अब से याद रखेंगे। एंड वन मोर थिंग, जब आप कोई भी प्रॉपर्टी याद करते हैं तो आपको सबसे ज़रूरी हो जाता है उसका एक्सेप्शन पढ़ना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम हो या कहीं पर भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी आप अगर देंगे तो सबसे ज़्यादा जो है एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज तो सबके पास होती है, लेकिन जो एक्सेप्टेबल नॉलेज होती है, जो एक्सेप्शन केस होते हैं, वो बहुत ही यूनिक होते हैं, इसलिए आपको उस पर अच्छे से फोकस करना है। तो आई होप कि अब मेटल और नॉन मेटल में आप खुद से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। जो मेटल्स होते हैं वो अलग अलग सब्सटेंस के साथ क्या रिएक्शन शो करते हैं, किस तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उस कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा रिएक्शन आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टी में वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन।
व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो जब एक मेटल और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ मैं लिखता हूँ ये मेटल है और ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग, अपनी वैलेंसी का टॉपिक जो है हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उन्हें जितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है या जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर सकते हैं उसे उस एलिमेंट की वैलेंसी कहा जाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें सोडियम का, सोडियम एक मेटल है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,8,1। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। तो सोडियम में 2,8,1 सबसे आउटर मोस्ट शेल जो है वो थर्ड शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसकी वैलेंसी जो है 1 है। क्यों? क्योंकि अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं सकता है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए पॉसिबल है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो इस वजह से जो सोडियम है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। अगर आप मैग्नीशियम की बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,2, तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से उसमें उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे दूसरे सब्सटेंस को, तब जा करके उसका जो सेकेंड शेल का ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसकी वैलेंसी 2 होती है। तो ये जो मेटल्स होते हैं ये अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। एक रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ। फॉर सपोज यहाँ पर हमने सोडियम ले लिया। अब ऑक्सीजन जो है वो डायटोमिक होती है, यानी कि हमेशा इसमें 2 एटम मिल करके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो सोडियम जो है O2, Na+O2 जो यहाँ पर रिएक्शन होती है, अब सोडियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा सोडियम ऑक्साइड का वो बनेगा Na2। क्या बनेगा? Na2O। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 2, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? Na2O। तो ये बन गया हमारा सोडियम ऑक्साइड। दोनों तरफ बैलेंस करना है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी आप कितने करोगे? 2 ऑक्सीजन करोगे, तो सोडियम कितने हो गए? 4 हो गए, यानी कि 4Na+O2 गिव्स 2Na2O और इसका नाम हो जाता है सोडियम ऑक्साइड। अब जो हमारे मेटल्स होते हैं, अलग अलग मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो डिफरेंट होती है। मतलब कि कोई मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मीन्स वो बहुत तेज़ी से सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करता है, और कोई मेटल जो है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। तो ये अपनी रिएक्टिविटी के बेसिस पर ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं। जैसे जो सोडियम और पोटेशियम है, ध्यान रखिएगा, जो सोडियम है और जो पोटेशियम है ये दोनों इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं नेचर में कि ये कहीं पर भी ऑक्सीजन को देखते हैं तो उससे तुरंत रिएक्शन करके ये जलने लगते हैं। मीन्स सोडियम एंड पोटेशियम के बीच जो ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है वो बहुत वाइग्रस होती है नेचर में, और ये इतनी ज़्यादा वाइग्रस होती है कि ये दोनों मेटल्स फायर कैच कर लेते हैं, ये जलने लगते हैं। इस वजह से हम सोडियम और पोटेशियम को फ्री नहीं रख सकते हैं, मतलब कि एयर में फ्री नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है, उसके साथ ये तुरंत रिएक्शन करके क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। फिर बात आती है कि हम इन्हें कहाँ रखें? तो हम इन्हें जो है पानी में भी नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वाटर में भी डिज़ोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन जो है वो वाटर में डिज़ोल्व होती है, हम सबको पता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन इनहेल कर पाते हैं, ऑक्सीजन ले पाते हैं रेस्पिरेशन में। तो ये जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है ये भी सोडियम और पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके उसे जला सकती है। और इन सब से बचने के लिए सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है। कहाँ रखना पड़ता है? कैरोसिन ऑयल में। क्यों? क्योंकि ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जलने लगते हैं, तो जल ना जाएं इस वजह से हम इन्हें कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो ये थी हमारी मेटल में सोडियम और पोटेशियम की रिएक्शन। अब बात करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों की जो वैलेंसी है वो 2 ही होती है, तो 2 वैलेंसी होने की वजह से इसका फॉर्मूला क्या बनता है? MgO। बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2, तो 2Mg+O2 गिव्स 2MgO। इसी तरह से एल्युमिनियम है, जिंक है, ये जब हीट किए जाते हैं तो ये बर्न होकर के जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इस तरह से अपने ऑक्साइड्स का
फॉर्मेशन करते हैं। बट सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर बाकी जितने भी मेटल हैं ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर मतलब जो हमारे रूम का टेम्परेचर होता है, जो हम लेबोरेटरी वगैरह में प्रैक्टिकल करते हैं, तो नॉर्मली रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस कंसिडर किया जाता है। तो रूम टेम्परेचर पर जनरली ये रिएक्शन नहीं करते हैं। इनको रिएक्ट कराने के लिए हमें थोड़ा सा इनको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर अगर हमें इन्हें रिएक्शन करानी है तो हल्का सा क्या करना पड़ेगा, हीट का साइन होता है, इस तरह से डेल्टा बना करके हम हीट के साइन को शो कर सकते हैं। तो अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पर एक सीरीज़ में बनाता हूँ। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, उससे कम रिएक्टिव होता है सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम, और इसी तरह से रिएक्टिविटी घटती आती है अल्मीनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन कॉपर। ये होती है हमारी रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन। होता क्या है रिएक्शन में कि जब जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिसमें जो मेटल्स हैं वो अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग जा करके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड हो जाते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो आयरन है और जो कॉपर है, मतलब कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। ऐसे आयरन जो है वो 2 वैलेंसी शो करता है, एक 2 शो करता है और एक 3। इसी तरह से कॉपर जो है 1 वैलेंसी शो करता है और एक 2। तो इस तरह से Fe जो है वो Fe2O3 बना सकता है और FeO बना सकता है। कॉपर जो है वो CuO बना सकता है और Cu2O भी बना सकता है अपने अकॉर्डिंग, अपनी वैलेंसी के अकॉर्डिंग। तो जब हम इस तरह के ऑक्साइड्स जो हैं वो अलग अलग दिखाते हैं, भाई ये भी आयरन का ऑक्साइड है, ये भी आयरन का ऑक्साइड है, ये भी कॉपर का ऑक्साइड है, ये भी कॉपर का ऑक्साइड है, तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ब्रैकेट में इनकी वैलेंसी लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड CuO, ये तब बनेगा जब कॉपर की वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। तो इसलिए यहाँ पर जब नाम लिखते हैं तो हम इस तरह से लिख देते हैं कॉपर की वैलेंसी यहाँ पर 2 और ये बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। ये पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से समझिए कि कुछ मेटल्स जो हैं इनकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होती हैं, तो ये ऑक्सीजन के साथ अलग अलग फॉर्मूलाज में कंबाइंड हो सकते हैं। जैसे कॉपर जो है उसकी वैलेंसी 1 होती है और 2। अगर हम कॉपर की वैलेंसी 1 रखेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा कॉपर ऑक्साइड का वो Cu2O बनेगा। बट अगर हम कॉपर की वैलेंसी 2 रखते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड बनेगा वो CuO होगा। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि कौन से कॉपर ऑक्साइड की बात चल रही है? तो इसको ईजी करने के लिए हम जब यहाँ पर नाम लिखते हैं तो इसमें जैसे कॉपर की वैलेंसी 1 थी तो हम ब्रैकेट में रोमन नंबर से 1 बना देते हैं और फिर लिख देते हैं कॉपर 1 ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर वैलेंसी कॉपर की 1 है। यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी 2 थी तो हम इसे कॉपर और साथ में यहाँ पर 2 लिख करके ऑक्साइड लिख देते हैं। तो ये पॉइंट जो है ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। तो हमारी जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। तो ये जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, यानी कि जो मेटल है वो वाटर से रिएक्शन करेगा, तो ये 2 चीज़ें फॉर्म करता है। सबसे पहले तो जब मेटल जो है वाटर से रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है और साथ में ये मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये क्या करता है, रिलीज़ करता है। अब एक एग्जांपल अगर हम लें, जैसे कि सोडियम है, फिर से हम सोडियम और पोटेशियम का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं नेचर में। तो सोडियम है, पोटेशियम है, और वाटर से जब रिएक्शन की बात आती है तो कैल्शियम, ये जो हैं ये कोल्ड वाटर के साथ, कोल्ड वाटर का मतलब ठंडे पानी के साथ भी इतने मतलब रिएक्टिव हैं कि ठंडे पानी के साथ भी ये रिएक्शन कर जाते हैं और रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेंगे और मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी और मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसमें भी जो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे मेटल हैं जो थोड़े से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं। नॉर्मली जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो हमें रिएक्शन को कराने के लिए सब्सटेंस को हीट करना पड़ता है,
बट यहाँ पर रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये कोल्ड वाटर के साथ भी क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको रिएक्शन लेकर के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने मेटल लिया है यहाँ पर सोडियम। अब ये सोडियम है रिएक्टिव होने की वजह से जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो मैंने कहा क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो गई, साथ में ये बनाएगा मेटल का हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड क्या होता है, OH। तो यहाँ पर साथ में क्या बनेगा, NaOH बन जाएगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर Na है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 + 1 3 हाइड्रोजन हो गए। तो बैलेंसिंग करने के लिए हम यहाँ पर इवन नंबर रखेंगे, यहाँ पर कर लेंगे 2 NaOH। जैसे हमने यहाँ पर 2 NaOH करा तो बताइए टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4। तो अब आप सबको पता है कि यहाँ पर अगर हम 2 से इंटू कर देंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, 2 2 ज़ा 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, 2 ऑक्सीजन इधर भी, 2 ऑक्सीजन इधर भी। अब बचा है सोडियम, यहाँ पर 2 सोडियम है, यहाँ पर हमने कर दिया 2 Na। तो 2 Na प्लस 2H2O गिव्स H2 + 2 NaOH। इसी तरह से पोटेशियम और कैल्शियम की रिएक्शन आप लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं इन तीनों के अलावा बाकी मेटल्स की। तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को छोड़कर अब बात करते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो होता है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है कि वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर पाए। मेटल में वाटर से रिएक्शन करने के लिए हमें वाटर को थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, यानी कि जो पानी होता है थोड़ा सा हॉट होता है। तो मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है और सेम चीज़ फॉर्म करेगा क्या, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी एंड साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, MgOH का होल ट्वाइस। जिन्हें फॉर्मूला नहीं पता है वो यहाँ देखें। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन होता है ये, और इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो आप जब क्रॉस कराएंगे तो ये Mg का 1 आ जाएगा, OH का 2। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन थे तो बैलेंसिंग के लिए हमने यहाँ पर 2H2 कर दिया। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम यहाँ भी एक है, मैग्नीशियम यहाँ भी एक है। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो हमारा मैग्नीशियम है ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब यहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आती है कि जो मैग्नीशियम है अगर वो गर्म पानी की जगह सीधे स्टीम के साथ रिएक्शन करे, मतलब कि यहाँ पर H2O के साथ ये गैसेस स्टेट में अगर रिएक्शन करता है तो रिएक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन गैस तो रिलीज़ करता है, लेकिन अब ये हाइड्रो ऑक्साइड की जगह सीधे अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रिएक्शन जो है इम्पॉर्टेंट है। ये 2 रिएक्शन शो करता है, एक हॉट वाटर के साथ और दूसरी स्टीम के साथ। ये G लिखा हुआ है यानी कि वाटर जो है वो गैसेस स्टेट में है। तो यहाँ पर ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है और यहाँ पर ये गैसियस स्टेट यानी स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब बात करते हैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के अलावा बाकी जो मेटल बचे हैं जैसे कि आयरन है, एल्युमिनियम है, जिंक है। ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं, ना ही ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं क्योंकि ये मैग्नीशियम से भी कम रिएक्टिव होते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ ही रिएक्शन कर सकते हैं, यानी कि एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ये कम रिएक्टिविटी शो करने की वजह से सिर्फ स्टीम के साथ ही रिएक्शन शो करेंगे। और स्टीम के साथ बनाएंगे क्या, सेम चीज़। ये जब स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, ये सीधे ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर मैं आगे की रिएक्शन लिखता हूँ कि जब एल्युमिनियम, आयरन और जिंक स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मेटल ऑक्साइड एंड साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर, जहाँ पर एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जो है वो स्टीम है क्या, स्टीम जो है वाटर वेपर्स को कहते हैं, यानी कि यहाँ पर ना ठंडे पानी से रिएक्शन होगी ना गर्म पानी से, सीधे ये भाप के साथ रिएक्शन करेंगे। एक रिएक्शन मैं आपको लिख करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पर मैंने एल्युमिनियम की वाटर के साथ रिएक्शन लिखी हुई है, वाटर के आगे मैंने G बनाया यानी कि ये गैसियस स्टेट में है, तो ये स्टीम है जिससे एल्युमिनियम की रिएक्शन हो रही है। अब कोई भी मेटल जब स्टीम से रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बनाता है,
हाइड्रोक्साइड वो तब बनाएगा जब वो नॉर्मल वाटर के साथ या थोड़ा सा गर्म पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, बट जो स्टीम होती है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। जब वाटर स्टीम फॉर्म में होता है, भाप के रूप में होता है, तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से जो एल्युमिनियम है या जो कोई भी मेटल है वो डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड की जगह अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम जो है ये जब स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर रहा है। इसी तरह से आप आयरन की रिएक्शन लिख सकते हैं और जिंक की रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की 2 केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जिसमें हमने अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनकी रिएक्शन पढ़ी। देन इसके बाद हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, जिसमें आपने 3 तरह की रिएक्शन पढ़ी, एक कोल्ड वाटर के साथ, दूसरी पढ़ी हॉट वाटर के साथ और तीसरी स्टीम के साथ। तो ये रिएक्शंस आप प्रैक्टिस करिए, जो एक्सेप्शंस हैं उन्हें याद करिए और इसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए एक्सप्लेनेशन का पार्ट इतना ही। ओके क्लास, थैंक यू।